बजट डिबेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। बजट से हर साल एक आम आदमी बहुत से तवक्कुआत वाबस्ता करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी करता है, कारोबारी लोग भी करते हैं। आम आदमी का मसला क्या है? आम आदमी के दो तीन बड़े बड़े मसले हैं। उसका मसला महंगाई है, उसका मसला बेरोज़गारी है, वो टैक्सेस में छूट चाहता है, वो चाहता है कि उसका कारोबार चले। लेकिन हुकूमत के मसले शायद मुख्तलिफ हैं। हुकूमत का मसला क्या है? हुकूमत का मसला बैरूनी कर्ज़े हैं, IMF है, शराइत हैं जिसके तहत उसको बजट बनाना होता है, और फिर सूद की मद में अदायगियों के लिए उसको जो पैसे चाहिए होते हैं, सुबह को पैसे देने होते हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। इस मरतबा भी खसारे का बजट बन रहा है। तो एक आम आदमी के बजट से, एक आम आदमी की जो तवक्कुआत हैं और हुकूमत की जो मजबूरियाँ हैं, इसके दरमियान को में जो गैप है उसको कम करने के लिए माहिरीन मुआशियात हमेशा कुछ सजेशंस देते हैं। उस पर बाज़ दफ़ा हुकूमत अमल करने की पोजीशन में होती है, बाज़ दफ़ा नहीं होती। हम इस दफ़ा कहाँ पर फंसे हुए हैं, क्या चैलेंजेस हैं बजट बनाते हुए, और क्या तवक्कुआत हैं आवाम की, इसी पर आज की इस डिबेट में हम बात करने जा रहे हैं। तारुफ मैं कराता हूँ सबसे पहले मेहमानों का। मेरे साथ दाएं जानिब आमिर मतीन साहब तशरीफ़ रखते हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, हम प्रोग्राम मुकाबिल में आप इन्हें देखते हैं 92 पर। उनके साथ शहबाज राना साहब तशरीफ़ रखते हैं। रोज़ाना एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ आप इनकी पढ़ रहे होते हैं, और अक्सर स्टोरीज़ पढ़ के बहुत से लोग परेशान भी हो रहे होते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं, वन ऑफ द लीडिंग जर्नलिस्ट जो इकॉनमी को कवर करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अरशद अब्बासी साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी साहब। एनर्जी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, और आम आदमी के जो मसाइल मैं आपको बता रहा था, एनर्जी इज़ वन ऑफ देम। एनर्जी के और महंगी जो एनर्जी है वो ना सिर्फ आम आदमी का मसला भी है, वो इंडस्ट्री का मसला भी है, वो एक एग्रीकल्चरिस्ट जो है उसका मसला भी है। तो ये एक बहुत इशू इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा मसला है। डॉक्टर नदीमुल हक साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। वाइस चांसलर हैं पाइट के, और साबिक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन। बहुत शुक्रिया। इनके साथ दानियाल अजीज़ साहब तशरीफ़ रखते हैं। दानियाल अजीज़ साहब जो हैं वो साबिक वफाकी वज़ीर हैं निजकारी के, और निजकारी को इस मरतबा बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और बहुत सारे इदारे जो हैं उनकी निजकारी के इस वक्त हुकूमत करीब है। तो आपको दानियाल साहब खुशामदीद कहते हैं। और आखिर में हमारे साथ आबिद सुलैही साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के, और वज़ीर आज़म की जो इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसमें भी रह चुकी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मैं आमिर साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा ताकि एक डिबेट का जो है वो हम उसको इनिशिएट कर दें। आप कैसे देखते हैं जो मैंने सवाल उठाया कि एक आम आदमी की तवक्कुआत और हुकूमत की मजबूरियाँ, इस गैप को हम कैसे फिल कर सकते हैं? मैं आपके सवाल से पहले ये है कि मैं थोड़ा सा वैसे मिसफिट महसूस कर रहा हूँ कि ये सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। मैं इकोनॉमिस्ट बिल्कुल भी नहीं। आप अपने आप को एंकर समझ? मैं एंकर भी नहीं समझता, मगर मैं रिपोर्टर ज़रूर समझता हूँ। मुझे 30-40 साल से बजट कवर करते हुए हो गया है, तो अभी तो बजट के ऊपर बहस फजूल लगती है, क्योंकि सारा साल ही बजट आता रहता है। वो जो पहले सेक्रेटरी होती थी कि बजट आ रहा है, और फिर वो उसको निभाया जाता था सारा साल, वो सिलसिला नहीं रहा। पर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँगा आज सारे अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनसे पूछने में कि बजट के पीछे जो फ़लसफ़ा होता है, जो सिमत होती है कि हम क्या उससे पाकिस्तान के मसाइल को हल कर पाएंगे। वो इसलिए भी कि कम से कम आगे नहीं जा रहे तो पीछे ना जाएं, क्योंकि अब हमें बताया जाता है आजकल जो बुनियादी मसाइल हैं, क्या हम एक्चुअली पीछे चले गए हैं। 20-30 साल से जो हम डायरेक्शन हमने सिमत ली हुई थी, या जो फ़लसफ़ा हम अपना रहे थे, अब पता चल रहा है कि वही लोग जिन्होंने वो बजट दिए और वो फ़लसफ़े बताए, अब वो कह रहे हैं कि हम गलत थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारे यहाँ पे क्रेडिट लिया जाता था कि जी देखें हमने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी, हमने जी 45,000 मेगावाट की कैपेसिटी क्रिएट कर दी, देखें जी हमने इतना ग्रिड में ऐड कर दिया। अब उन्हीं के ही वज़रा कह रहे हैं कि जनाब ये महंगी बिजली लेना बड़ा ही नाक़िस एक फार्मूला था, और अब इतनी ज़्यादा महंगी है कि हम बना ही नहीं पा रहे। अभी भी 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि जो सस्ती, जो कि उस वक्त कहा जाता था कि जनाब सोलर के पीछे जाएं, ये नई किस्म की ये जो एनर्जी है यूज़ करें, अब पता चला कि वो उसको डिस्करेज कर रहे हैं और उसको बना पा के इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह ही आप किसी उसमें कर लें कि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि जी वो हमने पुल बना दिए, सड़कें बना दी, अब पता चल रहा है कि वो तमाम प्रोजेक्ट जो हमने इतने महंगे बन जाए, जो कि डॉलरों में बनाए, अब डॉलरों में देने की वजह से और रुपयों में हमें उसका कुछ फ़ायदा हो ना हो, तो अब हम डेट ट्रैप में फंस गए हैं। अब सूरत हाल ये आ गई है कि जो हमारे कर्जे हैं उसका
उसका 80% जो है वो हम वो कर्जों की अदायगी में दे रहे हैं, उस तरह उसके अंदर भी फंस हैं। तो वो जो भी इश्यू उठाएं, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, वो तो सिमत फलसफा, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनसे लार्जर के डायरेक्शंस के ऊपर भी, माइक्रो बजट की बातें भी ज़रूरी हैं, मगर मैक्रो जिसे कहा जाता है कि फलसफा क्या है। सही है, बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। मैं आप चाहूँगा कि आप से शुरू करते हुए ये हम IMF की शराइत में फंस के रह गए हैं शायद, और IMF इस दफ़ा भी कह रहा है कि आप 9.7 ट्रिलियन जो है वो कर्ज़ों की जो सूद है उसकी अदायगी के लिए आप मुख्तस करें, फिर वो चाहता है कि 13 ट्रिलियन जो है वो आप इस दफ़ा अपना हदफ मुकर्रर करें। ये आपके ख्याल में जो IMF हमें पाबंद कर रहा है, हम क्या ये कैपेसिटी है इस कौम के अंदर ये सब कुछ करने की? देखिए जी, पहले मैं 2-3 जनरल बातें करता हूँ। आपने कहा कि जी अवाम और बजट का ताल्लुक कोई नहीं है और ना होना चाहिए। किसी मुल्क में आप देख लें, बजट आता है, कोई न्यूज़ ही नहीं होती, कोई प्रोग्राम, रिकम बजट आता है बरतानिया में, कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं होते, कोई शहबाज राना बैठ के रोज़ आर्टिकल में बजट का हदफ ये है, बजट का हदफ ये, हदफ छोड़ दे, कोई हदफ नहीं होता। नंबर 2, सारे नंबर हमारे गलत है, तो नंबर की बातें ही छोड़ दें। बजट हमारा जो है वो सारा झूठा है, क्योंकि जो रखे हुए PIM पैसे जो रखे हुए बिजली में जो रखे हुए, तो बीच में आते ही नहीं, शामिल ही नहीं होते, हमें पता ही नहीं कितना है। नंबर 3, प्रोजेक्ट्स, आमिर साहब कह रहे हैं हमें नहीं पता, हम तो पिछले 10 साल से कह रहे हैं बंद कर दो प्रोजेक्ट्स। पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स होने नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट्स सिर्फ टेक्निकल होने चाहिए, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स बंद कर दें। मैं तो कहता हूँ अगले 10 साल के लिए PSTP बंद कर दें। नंबर 4, 200-250 अरब रुपए इस दफ़ा बढ़ के बढ़ा दिया अभी। ना बढ़ाएं, बंद कर दें, ख़त्म कर दें PSTP, बिकॉज PSTP इज़ अ वेस्ट, उसका कोई रिटर्न नहीं होता। नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? जो बजट बनाने वाले हैं वो तो आप पूछते ही नहीं कभी, आमिर साहब आप ही नहीं पूछते। स्टेफन डर्कन बजट बना रहा है, मैकेंजी बजट बना रहा है, ये भी शहबाज राना साहब भी नहीं कभी लिखते। उनसे पूछे ना, उनको बुलाएं, वो आज क्यों नहीं बैठे हुए? मैं उनके साथ बैठ के बात करना चाहता हूँ। स्टेफन डर्कन हमारे पास आया था पाइड में, हमने उससे बात की, वो 2 सवालों के बाद फ्लैट हो गया था। आप उसको लेके आए ना हमारे साथ, फिर बात बनती है। आप मीडिया वाले अपना रोल ही नहीं अदा कर रहे। आप मुझे बताइए, फॉर एग्जाम्पल मैं IMF का 2-3 मुल्कों में रहा हूँ, वहाँ तो मीडिया रोज़ मेरे से सवाल पूछता था। यहाँ एस्टर बैठी हुई, आप एस्टर को क्यों नहीं बुलाते? इस वक्त एस्टर यहाँ बैठी होनी चाहिए थी, स्टेफन डर्कन बैठा होना चाहिए, मैकेंजी बैठा होना चाहिए, फिर हम बात करते। अब आप जो बातें कर रहे हैं वो तो हम आए वहीं बोल के चले जाएंगे, कोई बात नहीं सुनता, हमारी आवाज़ तो हाल तक बुजुर्ग को टाइम नहीं मिलता, वो कहते हैं हमारे मैं तो कह रहा हूँ ना जी, वो तो रहते हमारी एक्सेस आप तक ही है। नहीं, बिल्कुल सही। तो हम एक दूसरे को ही, मैं क्या कहूँ, पंजाबी की चीज़ है वो नहीं मैं कहना चाहता। ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे हम बैठे हुए हैं, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे हेड पे जो लोग बैठे हैं वो तो मार्स पे, हमारे साथ है ही नहीं। वो तो स्टेफन डर्कन से बात कर रहे हैं। बजट आपका बना रहा है डिफिट, जो एड मिलती है आपको फॉरेन पॉलिसी की वजह से, आपको गुलाम रहने के लिए। IMF के पास आप जाते हैं बिकॉज अपनी नाअहली है। IMF के पास जाना सिंपल बात है, आपने अपने माथे पे लगा लिया, हम बेवकूफ़ हैं, हम IMF के पास जा रहे हैं, ख़त्म बात। अब बताइए। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ शहबाज राना साहब के IMF के ट्रैप में फंस गए हैं बजट बनाते हुए। अच्छा, एक तो डॉक्टर नदीम साहब की एक पुरानी स्ट्रेटेजी है ना, इंस्टिगेट करते हैं, फिर मुझे इंस्टिगेट कर दिया है इन्होंने। देखिए, ये डॉक्टर नदीम उल हक साहब को मेरी खबर से ही पता चला कि स्टेफन डर्कन आ चुका है पाकिस्तान, और वो फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिल लिया, प्राइम मिनिस्टर से भी मिल लिया, और हमने इनको बताया कि वो लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं। और आज कमेटी भी अनाउंस हो गई अंडर स्टेफन डर्कन, आज कमेटी भी आ गई है। आज नहीं, वो नोटिफिकेशन पहले का वो खबर में डाला कि ये कमेटी के मेंबर्स हैं। तो अगर हम इनको ये भी ना बताएं तो कुछ भी नहीं होगा, इनको ये पता भी नहीं चल गया सरकार इनके साथ कर क्या रही है। कमिंग टू द पॉइंट के जी IMF, देखिए एक और जो इकोनॉमिस्ट है, अब दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तानी जो बंदा होता है उसकी कदर तब होती है जब वो गोरे वाली साइड से आता है। द पॉइंट हियर इज़ कि हम अभी तक रियलाइज़ ही नहीं कर पाए कि पाकिस्तान किस गहरी दलदल में गिर रहा है। जो माइंड सेट्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो आज भी वही हैं जो आज से 10 साल पहले, 50 साल पहले और 30 साल पहले थे। आपको जो शोर शराबा नज़र आ रहा है उसका सिर्फ एक गवर्नमेंट फ़ायदा उठा जाएगी कि जो टैक्सों का बोझ लोगों के ऊपर पड़ रहा है और ज़्यादा पड़ जाएगा। जहाँ पे शोर पड़ना चाहिए, जहाँ पे इनको अपनी चीज़ें कर्टेल करनी चाहिए, जहाँ पे नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड को रिव्यू करना चाहिए, वहाँ पे कोई शोर नहीं पड़ेगा, कोई माइंडसेट नहीं चेंज होगा। आज भी प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है वो अपने जो ऑफिसर्स हैं उसको वो 4-4 ऑनरेरियम्स दे रहे हैं। आज भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो खर्चे हैं उसके रेनोवेशन के लिए बजट अनाउंस हो रहा है। आज भी बहुत सारी एडिशनल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स इसलिए अप्रूव हो रही हैं कि किसी को उसकी ज़रूरत है, मुल्क को हो या ना हो। तो ये माइंडसेट जो है ना, जब तक ये चेंज नहीं होगा, और IMF जो है कभी भी जो प्रॉब्लम होती है उसका सलूशन नहीं है। IMF आके क्या करता है कि आपके कमरे की बत्तियां बुझा देता है, आपका जो बिजली का बिल होता है वक्ती तौर पर वो रुक जाता है, कम आना शुरू हो जाता है। जैसे IMF जाता है बत्तियां दोबारा चला देते हैं और फिर आपको एक और IMF की ज़रूरत पड़ जाती है। तो एज ए नॉर्मल नेशन अगर हम कभी बने और एज ए नॉर्मल गवर्नमेंट अगर कभी हमारी हो,
तो हम ये जो जिस एक दलदल में फंसते जा रहे हैं उस तरफ मत जाएं। कंट्री अभी भी सर्वाइव कर सकती है, इवन विदाउट IMF भी कर सकती है। दानियल साहब, हमने पिछली मरतबा 9300 अरब रुपए का हदफ रखा टैक्स कलेक्शन का, उसको हम शायद अचीव नहीं कर पा रहे। अभी हमारे सामने 9 महीने की रिपोर्ट आई हुई है, तो अभी हम 67 पे जो है वो फिर रहे हैं। आपके ख्याल में ये 13 ट्रिलियन का हदफ जो है ये रैशनल मालूम होता है, ये हो पाएगा? और फिर जो हम GDP की शरह रखना चाह रहे हैं 3.7, इस दफ़ा हम 2 सवा 2 पर रह गए आकर, तो ये भी क्या प्रैक्टिकल है? जी, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन के हवाले से जो आपने सवाल पूछा, इसमें सबसे अहम बात जो समझने वाली है कि जब इन्फ्लेशन होती है या आपका डॉलर रूपी पैरिटी तब्दील होती है, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपके जो अगर परसेंटेज आपकी सेम है तो आपकी आमदन बढ़ जाती है, यानी टैक्स आपके बढ़ जाते हैं। तो देखने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान जो है इवन इन्फ्लेशन के साथ कीप अप नहीं कर सका। इसका मतलब है ज़ीरो से कम टैक्स एफर्ट है आपकी। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये हो सकता है। इस साल भी जो कह रहे हैं कि जी 30% बढ़ गई है पाकिस्तान की रेवेन्यू कलेक्शन, वो ज़्यादातर इसलिए बढ़ी नहीं है कि इन्होंने कोई कारकर्दगी का कमाल दिखाया है, वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि महंगाई हुई है। अभी एवरेज जो महंगाई अभी बता रहे हैं तकरीबन 26% है, तो 30% का मतलब ये है कि अगर आप पिछले साल की जो हाई रेट्स हैं, क्योंकि ये एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, उसको अगर मिलाएं तो एफ़र्ट तो ज़ीरो है। सो कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ समझने की ज़रूरत है FBR के बारे में, जो शायद कोई बताता नहीं है या कोई समझते नहीं है, FBR एक टैक्स कलेक्शन एजेंसी नहीं है, ये समझने की बात है। जितने पैसे वो कलेक्ट करते हैं वो ज़्यादातर पहले से डिटर्मिन्ड होते हैं, वो जाके खोज करके नहीं लेके आते। तो लेकिन FBR है क्या? FBR बुनियादी तौर पे एक रिफ़ंड ऑर्गेनाइजेशन है। उनका जो सारा स्टाफ है, जितने मैन आवर्स इस्तेमाल होते हैं, जो उनके अफसरान हैं, जो सब कुछ है, वो उनका सारा वक्त रिफ़ंड प्रोसेसिंग में होता है कि किसके कितने पैसे वापस करने हैं, क्योंकि वो लेते हैं इंपोर्ट स्टेज पे या दूसरे प्री डिटर्मिन्ड रेट्स होते हैं सारे। उसके बाद फिर आप आके अप्लाई करें तो फिर आपको रिफ़ंड मिलता है। उसकी कई मुख्तलिफ मद्दे हैं, कुछ वो इंसेंटिवाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इनकी जो लेबर फोर्स है FBR की देखें, इसमें से कितना हिस्सा टैक्स कलेक्शन पे और कितना हिस्सा रिफ़ंड पे लग रहा है। तो जिस दिन अगर आप एक FBR चाहते हैं, तो जिस दिन इनका काम जो है रिफ़ंड कम होगा और टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा, उस दिन FBR ठीक हो जाएगी। तो अब प्रॉब्लम क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में जो इंसेंटिव्स रजीम है उसको हम हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी इंतज़ामिया की जो सियासत है, ये गौर से बात सुने, हमारी जो इंतज़ामिया की अंदरून सियासत है वो हमारी पब्लिक की सियासत से ज़्यादा ताकतवर है। वो डिटर्मिन करती है पाकिस्तान के पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं और क्या नहीं है। और उनमें अगर आप समझते हैं कि आप ये जो 22 ग्रेड है पाकिस्तानी पे के, इनको आप स्पेशलाइज कर सकते हैं ओवरऑल या ओवरऑल कर सकते हैं, तो वो जर्नलिस्ट कैडर जो असल में चलाता है हमारी इंतज़ामिया का, वो कभी इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि उनके लिए रुकावटें बनती हैं। उन्होंने एक महीना एजुकेशन सेक्रेटरी होना होता है, दूसरे महीने फाइनेंस सेक्रेटरी होना होता है, तीसरे महीने उन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी होना होता है। तो अगर इन सारों की तनख्वाहें आप अलहदा कर देंगे जैसे कभी होती थी, तो फिर उनके लिए तो ये रुकावटें बन जाएंगी सारी, कोई इधर नहीं जाना चाहेगा, कोई उधर नहीं जाना है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आप ये जस्टिफाई करेंगे, फिर आप ट्रेनिंग भी स्पेशलाइज करना चाहेंगे, तो वो सारे हर तरफ से जर्नलिस्ट कैडर जो है वो घेरा जाता है। इसी इन्होंने रोका हुआ है इसको कि हम ही रहेंगे, बाकी जाएँ भाड़ में देखी जाएगी जो होता है, क्योंकि इसकी जस्टिफिकेशन तो क्लियर है। हमने लास्ट खोज की थी, बज़ाहिर तो पाकिस्तान में सिर्फ 22 ग्रेड हैं पे के, लेकिन हमने 84 ग्रेड ढूंढ लिए थे। यानी मोटरवे पुलिस जो है उनसे लेकर के तो इस्लामाबाद पुलिस से लेके जिसके पास IT ट्रेनिंग आप गिनते चले जाएं, सही है, बैंकों में और है, ठीक है। तो ये पीस मील ऑन द प्रेफरीज करने देते हैं जो जहाँ पर ज़रूरत हो, लेकिन जो टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स, जो असल इंसेंटिव स्ट्रक्चर को चेंज करना है, उसके लिए ये इजाज़त नहीं देते। अच्छा, हैरानगी की बात, फिर आगे चले जाएँ, हमारी सियासी जमातें जो हैं उनका तो मुतालिया ही नहीं है, उनमें तो लोग ही नहीं है, उनके पास सोच फिक्र ही नहीं है। वो तो डिपार्टमेंट्स के यकीन जाने नाम नहीं जानते, वो किसको जानते हैं? उनके पास 4-5 ब्यूरोक्रेट जिनके नाम रटे हुए हैं, वो कई PTI के हैं, कई नून लीग के हैं, कई पीपल्स पार्टी के हैं, और उनसे इन्होंने पॉलिसी चलानी होती है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को तो करीब नहीं आने देते। इसी तरह से अगर आप बाकी जमातों में देखें, जो चीज़ अब इंतज़ामिया जो है वो मसाइल का हिस्सा है, तो वो मसाइल का हल कैसे बन जाएगी?
तो ये हमारी डेमोक्रेटिक बॉडीज़ की जो है कमज़ोरी, डेमोक्रेटिक भी नहीं कहना, फैमिली फीफ्टम्स की कमज़ोरी है कि हमारे पास मुतालिया ही नहीं है। और जब कोई ऐसा आदमी सामने आ जाता है जिसका ये काम है या जो समझता है और वो इलेक्टेबल है, टेक्नोक्रेट नहीं है, कंसल्टेंट नहीं है, ये जो नाम आप ले रहे थे बाहर से आया हुआ जो है ना फर्जी कार्रवाई नहीं है, वो सियासी है, तो वो फिर खतरे की टली बन जाती है, उसको निशाना लगा के फारग कर देते हैं। आप देख लें एतजाज़ एहसन के साथ क्या हुआ, रज़ा रब्बानी को देख लें, आप जहांगीर तरीन को देख लें, आप अलीम खान को देख लें, हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आप देख लें, चौधरी निसार का हाल देख लें, मेरा हाल देख लें, और बेशुमार है। कहने का मकसद ये है वो फिर नहीं है, वो जब घर के नौकर की हैसियत आपकी है तब तक ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, इससे ये मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं। जी हाँ, प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। मैं डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब हम IMF की शराइत की बात करते हैं और टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं, तो अब IMF की तो एक शर्त ये भी कि 18% सेल्स टैक्स आप लगाएं, सैलरीड क्लास पे 35% आप टैक्स उसको करें। हम हमेशा हर साल ये बहस होती है कि जी अब टैक्स नेट को बढ़ाना है, लेकिन हम टैक्स नेट को बढ़ा नहीं पा रहे। जो पहले से टैक्स दे रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेशन, उसमें जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इस बहस में फंस के, तो हम क्या ये तमाम शराइ जो IMF की हैं उस पर उसको पूरा करने की पोजीशन में हैं? असद, अगर हम पिछले 5 साल, पिछले जो 5-6 IMF के प्रोग्राम हैं उनको उठा के देखें तो तकरीबन मोर और लेस वो एक ही उसमें बात है, और सारी हुकूमतें जो हैं वो एक का लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो देती हैं तमाम वज़राए ख़जाना और जो हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर होते हैं अपने अपने वक्त के। 2 चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये है कि मेरे ख़्याल में IMF जो है वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक पे कोई भी पेशेंट नहीं जाना चाहता जी। और जब लेकिन उसमें एंटीबायोटिक के साथ एक जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आप उसका कोर्स कंप्लीट करें। अगर आपको थोड़ा सा फाका हो और आप उसको छोड़ दें, सेकंड टाइम अगर वही इन्फेक्शन दोबारा रिकर करती है तो आपको एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी, ज़्यादा हाइपोटेंसी चाहिए होती है। और तीसरी चौथी दफ़ा अगर आपका वो कोई ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन आ जाती है तो फिर मल्टीपल किस्म की आपको एंटीबायोटिक्स जो है कॉम्बिनेशन हिट एंड ट्रायल वो करना पड़ता है। ठीक, पाकिस्तान का और IMF का केस में जब अगर देखता हूँ तो मुझे लगता यही है कि हम उस पाकिस्तान उस पेशेंट की तरह था, थोड़ा सा वो एक ट्रांच आई, चलना शुरू हुआ, उसके साथ उन्होंने जो भी कमिटमेंट्स की वो उन पे अमल दरामद बंद कर दिया। IMF ने प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया, फिर दिवालिया होने के करीब पहुँचे, दोबारा से जाके भागम भाग इधर उधर से कहलवा के IMF को नेगोशिएशन टेबल पे लेके आए, एक दो ट्रांच मिली और फिर छोड़ दिया, और उसकी वजह से आज हम इस हालत पे पहुँचे हैं। और IMF के प्रोग्राम में बजट बनाना कंपैरेटिवली बड़ा आसान होता है। एक फार्मूला बजट होता है, तो आपको बता दिया जाता है कि आपका फिस्कल डेफिसिट इससे कम नहीं होना चाहिए, आमदनी और अखराजात का जो डिफरेंस है वो इस खास हद से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब आप अपनी आमदनी बढ़ा के दिखा दें, अपने ख़र्चे जो हैं वो कम करके दिखा लें, वो बजट है। उसके बाद उसमें सारा साल रिविजन और चेंजेस जो हैं वो होती रहती हैं। जब हालात अच्छे थे तो IMF इन पे इग्नोर कर देती थी, वेवर मिल जाते थे। अब हालात उस तरह के नहीं हैं, ज़ाहिर अब वेवर मिलने का ज़माना लग गया। तो अब यही होगा कि जहाँ जहाँ पे आप एक, जैसे पिछले साल बजट में हुआ कि वो बड़ी यूनिक एग्जांपल थी कि जो कुछ पढ़ा गया था असेंबली में पास होने से पहले वो रिवाइज़ हो चुका था, और वो रिवाइज बजट जो है वो अप्रूव हुआ। और इसी तरह के हालात मुझे इस दफ़ा भी लग रहे हैं कि जो एक बजट बनेगा उसकी रिवीजन तक, वो उसकी अप्रूवल तक हो सकता है कि उसमें ऑलरेडी खैर जो बजट आ भी जाएगा 2 महीने बाद दोबारा भी तो आता है ना एक बजट। इससे पहले भाई साहब आपके पास एनर्जी की तरफ आऊँ, डॉक्टर नदीम साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि थोड़ा डिबेट को आगे भी बढ़ाएं। जी, मीडिया पे रोज़ यही सवाल होते हैं, टैक्स GDP रेशो, IMF प्रोग्राम, थोड़ा सा आगे निकल जाए जी, इस पर हमारी बात सुन लें थोड़ा सा। हमने बहुत किताबें इस पर लिखी है, बहुत प्रोग्राम किए हैं, को 500 घंटे यूट्यूब पे लगाए हुए। हमारा ये टैक्स GDP रेशो वाला जो है ना, जो मीडिया को एक अड़ गया दिमाग में, ये गलत बात है। IMF भी गलती कर रहा है, IMF के खिलाफ साथ भी हम डिबेट करते हैं। मैं 30 साल IMF के साथ रहा हूँ। टैक्स GDP रेशो से हम निकल जाएं खुदा के वास्ते। हम वाहिद कौम है जो रोज़ हमारा मीडिया, हमारे हुक्मरान कहते हैं तुम सब टैक्स चोर हो। हम वाहिद कौम है जो अपने आप को गालियाँ देते हैं। इंडिया तो कोई नहीं कहता टैक्स चोर, बांग्लादेश का हमारे जैसा ही टैक्स GDP रेशो है, ठीक है जी। करप्शन इंडिया में भी है, करप्शन हर जगह है, पर हम रोज़ अपने आप को गालियाँ देते हैं। बिजली चोर भी नहीं, अरशद साहब बैठे हुए आपको बता देंगे बिजली चोर हम कितने, ठीक है जी। ये जो हुकूमत की गलतियाँ हैं वो सारी हमारे ऊपर आ जाती हैं। टैक्स चोरी कोई नहीं, सबसे बड़ा आपने कहा आवाम के लिए। अवाम के मसले पे तो आप बात नहीं कर रहे, मीडिया वाले करते ही कभी नहीं। अवाम का मसला ये नहीं है कि महंगाई है, अवाम का मसला ये, अवाम का मसला नौकरी,
अवाम का मसला अपॉर्चुनिटी, अवाम का मसला ऊपर जाना। हम बच्चों से बात करते, रोज़ सर्वे किए हुए, बच्चे रो रहे हैं, नौकरी नहीं मिलती। वो कहते हैं जी हमें एक बस टुकड़ा दे दो खाने को, 50,000 रुपये में PhD हायर करता हूँ, ड्राइवर में 60 रुपये का हायर करता हूँ, 50 पे वो हायर करता हूँ। यूनिवर्सिटियाँ हमने 300 खोल दी हैं जो फ़र्क है बिल्कुल। अताउर रहमान की गलती, यूनिवर्सिटियाँ बिल्कुल गंदी है और आप और यूनिवर्सिटी खोल जा रहे हैं। तो अवाम के मसले जो हैं जी वो उनकी सोशल मोबिलिटी, उनकी नौकरी, उनकी अपॉर्चुनिटी। जैसे हमने खोखे लगवाए, खोखे तोड़ दिए। अब खोखों की बातें करें ना, छोड़ें टैक्स GDP रेशियो को, छोड़ें ये बातें, नई बातें करें ज़रा थोड़ा। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अच्छा भाई साहब, ये इस वक्त एनर्जी एक बहुत बड़ा मसला है और हम इंडस्ट्री से पूछें, एक्सपोर्ट्स की बात कर लें, हम जो घरों में मौजूद लोग हैं उनसे बात कर लें। एक इंडस्ट्री मिसाल के तौर पर वो ये कहता है कि जी आप जो है वो हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना बढ़ गया है कि हम कम्पीट ही नहीं कर पा रहे हैं अदर मार्केट्स को। और दूसरी तरफ IMF हमें ये कहता है कि जनाब जो आपने मराद दी हुई है वो करें, बिजली महंगी करें, मराद ख़त्म करें। तो ये पहले तो इंडस्ट्री से शुरू करें, फिर मैं सोलर वाले मसला आजकल जिसमें पूरी कौम उलझी हुई है उस पर बाद में आता हूँ। असद, मैं पहले एक बात का जवाब दूंगा, बल्कि बड़े इकानमिस्ट बड़े अच्छे बैठे हैं, स्पेशली शहबाज राना। ज़ाहिर है कि मेरा जो सेक्टर है वो पावर सेक्टर एंड द वाटर है। मैं पूरे पाकिस्तान से गुज़िश्ता 10 दिनों से मुझे टेलीफोन आ रहे हैं कि ज़रा चेक करें कि एक कमर्शियल का रेट क्या है, ग्रासर को एक आप कितना बिल बेचते हैं, क्या होना चाहिए। कास्ट ऑफ बिजली, जो बिजली है पैदा हुई, प्लस व्हीलिंग चार्जेस, डिस्कोस पास NTDC। एक स्टडी केस है डॉक्टर नदीम साहब के लिए भी और इन सब के लिए भी कि आप उसको टैक्स कितना चार्ज कर रहे हैं। फिर तकरीबन 4 करोड़ कंज्यूमर है, ये टैक्स नेट में नहीं है क्या? आप उनसे डायरेक्ट टैक्स नहीं लेते? अगर नहीं लेते तो फिर किस लिए? देखिए, बड़े हम्बल, बड़े मजलूम से लोग थे आज़ाद कश्मीर के। मुझे कह लेने दीजिए, बेचारे इतने हम्बल थे कि आपने सुना होगा, बड़ी एक मिथ थी कि जो तपसी से ठूस करसी, वो लोग भी उठ के खड़े हुए, वो कहते देखो बिजली बड़ी महंगी है। जी हाँ, ये बात हुई है नहीं हुई है। अब आ जाती है बात आज बजट की, तो मैं देखना चाहूँगा कि कितने पैसे रखे हैं आपने मेमन डैम के लिए, कितने रखे हैं बादशाह डैम के लिए, कितने रखे हैं दासू के लिए, और कितने रखे हैं आपने कच्ची केनाल के लिए। आपको पता है नदीम साहब, आप ज़रा सुनिए, आप देखिए, कच्ची केनाल 2002 से बन रही है और मुझे पता है कि बलूचिस्तान के लोग कहते हैं यार जिस तरह कच्ची केनाल मुकम्मल हो जाएगी शायद 80% टेररिज्म वहाँ पे ख़त्म हो जाए। आपने उनको लाइवलीहुड नहीं दी, क्या चक्कर है? ये बनाने वाला कौन है? सच्ची बात है, नदीम साहब का भी तलक प्लानिंग मिशन से रहा है और मैंने अभी 2-3 आप पेड़ लिखे हैं। और ये कि सबसे पहले पाकिस्तान में जो एक काम होना चाहिए, ये दोनों मेरे साथ बड़े एंकर बैठे हैं, यार इस प्लानिंग मिशन कब शेल्फ करेंगे? हमारे साथ एक बंदा है, टी बॉय है ना, उसने 2014 में एक मीटिंग में कहा था यार डोंट गिव मी द प्रेजेंटेशन, ये मुझे फिक्र में मत उलझाओ, आप घर चले जाओ। उसी बंदे की एक बात बताता हूँ, बड़ी रिसेंटली, चूँकि मैंने 2 साल ज़ाया किए एक एपेक्स अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी में, और वहाँ जो मेरा टाइम ज़ाया हुआ उस छोड़। आज इंडिया में एक मोबाइल के ऊपर आपको किसी का डाटा लेना चाहें, गुजरात का, पंजाब का, बिहार का, आपको डाटा मिलेगा कि लाइन लॉसेस कितना फ्यूल खर्च हुआ है, कितना उसकी मोटर कंज्यूम करिए। दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट ग्रिड। ये किसने काम किया? ये काम किया हमारे साथ चाय बनाने वाले ने। हमारे यहाँ क्या हुआ है, जहाँ पे मैं कहूँ कि मैंने जो 3 साल ज़ाया किए, हमारे पास स्कैडा था। नदीम साहब भी आपने ये चीज़ें टेकआउट करनी, मैं आपको चीज़ें भेजता रहता हूँ। सबसे पहले इस रीजन में स्कैडा हमारे यहाँ लगा, लेकिन वो शेल्फ किया गया। आज पावर सेक्टर आप सुन लीजिए, पाकिस्तान में सारे लोग, मैं पैगाम देना चाहूँगा, पाकिस्तान मैं कहता हूँ बनेगा या उठेगा इस पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर की वजह से। एक आम आदमी के साथ आपको पता है क्या हुआ है? उसने बच्चे अपने स्कूल से उठा दिए, उसकी एक सैलरी देखें, उसका बिल कितने का आ रहा है, कौन इसको चेक करेगा? इसका हाल ये नहीं है
कि मोहसिन नकवी साहब FIU को डिप्यूट करेंगे, और भाई टेक्नोलॉजी है, इसके मतलब बड़ी ब्रीफिंग भी दे चुके हैं कि लाइन लॉसेस कैसे कम कर सकते हैं। नदीम साहब, यू हैव टू रेज द क्वेश्चन, यू बोथ गाइस, आई रोट ए लेटर टू शहबाज शरीफ कि देखो 6 महीने के अंदर ये हाफ हो सकते हैं। कैसे? दैट्स द मैजिक, इसी पाकिस्तान में मुमकिन है, लेकिन करेगा कौन? एक बात एक और भी है, नजीम साहब से चूंकि ये प्लानिंग कमीशन के चीफ भी रहे हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे थे, आप यही पैसे जो बजट में किसी आम एंटरप्रेन्योर को दें वो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? प्लानिंग कमीशन की ज़रा देखें कि 2010-11 जो इन्होंने PSTP बनाई थी उसके पोस्ट इम्पैक्ट क्या आए थे। उसमें एक आखिरी बात कहूँगा, आज मुझे यहाँ पे है, चूँकि मौका ऐसा है कि आप कौम को बताना पड़ेगा, मैं गवर्नमेंट ऑफ चाइना का एडवाइज़र भी रहा, और जब सबसे पहले जो मीटिंग हुई उसमें मैं भी था, उसमें एहसन इकबाल भी था, उसमें कोल पावर प्लांट के सब लोग आए थे। उन्होंने कहा था देखें कि ये वाली टेक्नोलॉजी लें, लेकिन हमने जो टेक्नोलॉजी ली है वो वही है जो बीजिंग में स्मॉग पैदा करते थे, हमने वो ली है। उस वक्त के बहुत बड़े बंदे, यार कहने में क्या हर्ज है, ज़्यादा कहते उठा लिए जाएंगे। हमने 2015 में एक रिपोर्ट भेजी, ये फैज़ाबाद के पल्ली तरफ 60 पेजेस की, क्या सुने ये डेट ट्रैप है। आप दोनों बताएं डेट ट्रैप है या नहीं है? $15 मिलियन मांग रहे हैं, क्या वो जो CPEC के जो बड़े कोल के प्रोजेक्ट्स वो बंद पड़े हैं या नहीं पड़े हुए? आम आदमी को उससे ताल्लुक नहीं है, आम आदमी को ये पता है कि यार मैं बिजली चलाऊंगा, और आप देखें बिजली भी नहीं है। अच्छा, लुक एट द सिस्टम, ये कौन लोग चला रहे हैं? मेरे ख्याल में हमें एक सख्त अकाउंटेबिलिटी के लिए नैब शैब तो छोड़ देना या फिर छोड़ दें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ शायद वार क्राइम में जाना पड़े कि जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाए थे जो प्राउडली कहते जी देखिए हमने 10,000 मेगावाट, हमने बिजली लोड शेडिंग खत्म कर दी। ये उनको शर्म आनी चाहिए। सवाल मैं पूछूं, इनसे एक छोटा सा सवाल जी जरूर। सर मुझे एक बात बताइए, बिजली चोरी कितनी है? एक तो ये, नंबर 2 ये बताइए, हमारे यहाँ नैरेटिव जो मीडिया ने बनाए हुए, जो हमारे मुफक्करों ने बनाए हुए हैं, बड़े डेंजरस नैरेटिव थे। एक नैरेटिव बना बिजली चोरी सारी बलूचिस्तान और KPK में होती है, यह क्या सही है? और ये क्या लाहौर में ज़्यादा चोरी होती है या वहाँ ज़्यादा चोरी होती है? नंबर 2, कितनी चोरी है बिजली? क्या हमारा सारा प्रॉब्लम बिजली चोरी है? क्योंकि हुकूमत सिर्फ ये कहती है हमारा सारा प्रॉब्लम है, और मीडिया भी यही कहता है कि हम चोर हैं, हम एज अ कौम चोर हैं। क्या ये सही है? नजीब से पहले एक तो बात ये है कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम 2014-2015 में आपको मिलती है जो मैपिंग है सब डिवीजन वाइज, पूरे 1020 सब डिवीजन की, वो पहले की, उसमें एक बात पता चली कि बड़ी ज़बरदस्त कि जिस तरह जहाँ जहाँ पाकिस्तान की वो कहते हैं रिट ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ तो लाइन लॉसेस कम है, और जहाँ पे रिट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है वहाँ लॉसेस ज़्यादा है। लेकिन एक बात जो उसका स्टडी की कि उड़ीसा, दिल्ली एंड कोलंबिया में बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ, उन्होंने एक मैजिक किया, उन्होंने ये सारे जो लाइन लॉसेस आउटसोर्स कर, ये देखिए, ये बुलाएं चेयरमैन को, कभी तो कोई को हिसाब करेगा, 10 प्रेजेंटेशन को दे चुके हैं। उन्हें कहा कि देखो एक तरीका है, और शायद वो तरीका शायद मैं भी अडॉप्ट करता हूं। मेरा सवाल का नहीं, जवाब दूसरी बात ये कि नहीं, पहले ये बता दे हम चोर हैं कि नहीं। देखिए खुदा के वास्ते में सुन के तंग आ गए, हम चोर हैं, हम चोर हैं, हम दुनिया में सबसे बड़े चोर हैं। डिसेंट लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छा, ये बताएं। तो यानी कि हम चोर हैं ना? हुकूमत ठीक कह रही है, हुकूमत ने सब काम ठीक किया है, सिर्फ कौम चोर है, ना टैक्स देती है, बिजली भी चोरी करती है, ये आप कह रहे हैं? बताइए। नहीं, आप अपनी तर्जुमा, ये जो लॉसेस है ना, ये एक नहीं, लॉसेस नहीं, चोरी, लॉसेस और चोरी को सेपरेट करें। देखिए ये जो चोरी है मेरा ख्याल है ये मोर देन 40% है, बाकी टेक्निकल लॉसेस हैं, ये हमसे पूछें। असल तो यही तो मैं आपसे पूछा सवाल। चोरी जो मैंने देखा है, जो मैंने आप जैसे लोगों से सीखा है, चोरी 7% ऑफ द टोटल, बाकी लॉसेस, बाकी लॉसेस, ठीक है ना? जी, बाकी have to लॉसेस be quantified. हैं। आमिर साहब, अच्छा, you are राना साहब तो के मसला ये है कि ये हमें दो प्लानिंग के एक्सपर्ट हैं, दोनों बड़े नहीं, मैं कोई प्लानिंग का मुफक्कर भी एक्सपर्ट हैं। नहीं आप हैं, मैं सुन लेना, आप सारी चीज डॉक्टर साहब मीडिया पे डाल देते हैं कि सर, हम चोर चोर सानू कहना बंद कहते करो हैं। ना, चोर हमें ये कहना बंद करें। पॉलिटिशियन एक दूसरे को जो चोरी कहते हैं, हम सिर्फ उसको रिपोर्ट करते हैं, पहली बात। सर, रोज कहते हैं दूसरा कौन चोर दूसरा है। सुन लें, आप 2008 से 2013 तक प्लानिंग के इंचार्ज थे, आपने, मुझे याद है 10 तक, सॉरी 10 से सॉरी, तो आपने, मुझे याद है कि बड़ा अच्छा एक फ्रेमवर्क बनाया था प्लानिंग का, कई $1 मिलियन उसमें शायद खर्च हुए थे, कुछ और जीरो बाल उसमें पैसे कुछ ना कुछ तो कुछ खर्च नहीं होंगे खर्च ना। हुआ। हमने बनाया था खुद, हमने गोरे को नहीं आपने हायर तनख्वाह किया, तो ली थी हमने ना, गोरे को नहीं consultant हायर तो बिठाए किया, वो थे। किया था।
पर हमने मेरी गलती कर सॉरी हमने स्टेफन डर्कन को नहीं लगाया। आप ये साइड पे चले जाते हैं, मैं बुनियादी बात ये कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने एक फ्रेमवर्क बनाया, उसके बाद एहसन इकबाल साहब आए, उन्होंने वो पहले दिन उठा के डब्बे में कूड़े के फेंक दिया। उसके बाद फिर उन्होंने एक विजन दिया, उन्होंने विजन 25 साल का एक विजन दे दिया। उसके बाद पीटीआई ने एग्जैक्टली एहसन इकबाल साहब का डस्टबिन में डाल दिया। अब उसके बाद दोबारा एहसन इकबाल साहब आ रहे हैं, वो दोबारा अपना डस्टबिन से निकाल के उसको पॉलिश करके वो अब 25 साल से आगे चले गए हैं, 50 साल और 100 साल की बातें कर रहे हैं। तो बात ये है कि प्लानिंग, ये सही कह रहे हैं कि ये जो इंडिया की बात कर रहे हैं, उन्होंने प्लानिंग डिवीजन ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा जनाब ये 10-10 साल का 15-10 साल के मंसूबे बनाने ना, ये बेकार काम है। पहली बात। बिल्कुल। दूसरा ये है कि एक बड़ी बात ये है कि इन्होंने कहा कि एनर्जी के हवाले से टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी के अंदर सॉल्यूशंस मौजूद है। पर प्रॉब्लम ये है कि जो आपने पहले 45,000 मेगावाट की जो नेगोशिएशंस कर ली हुई है, जो गले में पड़ गई हुई है, जो पहले मुआहदे हो गए हैं, उनसे कैसे जान छुड़ाएंगे? ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पावर सेक्टर की बात हो रही थी, बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सा सेक्टर ये बन चुका है। शहबाज राना साहब, आप इसमें मुख्तलिफ स्टोरीज भी करते रहते हैं। ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, ये क्या इतना बड़ा मसला बन गया कि हमें अपने जो सेल्फ सफिशिएंट होने की लोग कोशिश कर रहे हैं सोलर पैनल के जरिए से, उसे डिस्करेज करना पड़ रहा है? अच्छा, मैं आपका साथ सवाल का जवाब दूंगा। डॉक्टर नदीम साहब ने 2-3 बातें कही हैं। ये डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन रहे हैं, या अपने टाइम पे रिपोर्ट्स भी लॉन्च करते रहे हैं। अब अगर कोई इनकी मिनिस्ट्री या कमीशन को रिपोर्ट लॉन्च करेगा तो ऑन द फेस ऑफ इट हम उसको सही मानेंगे अनटिल इट इज़ प्रूवन अदरवाइज। अब अगर पावर डिवीजन हमें इस साल बता रही है कि 590 अरब रुपए के लॉसेज हुए हैं, जिसमें हाईएस्ट लॉसेज 138 अरब रुपए के सिर्फ हैं कोयटा मतलब पूरे बलूचिस्तान का कोयटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के, 137 अरब के हैं पेशावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के। अब 138 या 137 अरब रुपया हर जो डिस्को का है, वो सारा टेक्निकल लॉस तो हो नहीं सकता। इसका मतलब कोई तो वहाँ पे चोरी पूछे ना यार, नहीं सुन लेना, वो जो टेक्निकल लॉसेज होते हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, वो 4 से 7% होते हैं। सर मैं क्या ठीक है? नहीं, ये तो चाइना में इस वक्त 14 लाख मेगावाट है, लॉसेस 5%। जी ठीक है, लॉसेस नहीं, 5%। बट यहाँ की बात करें ना सर मैं देखिए, देखिए ये गुजारिश तो सुन यहाँ लेना सर। देखिए एक ये एक्सटेंशन जो आ रही है ना, इस एक्सटेंशन के और आप कहें कि 10 AC भी चलाएं, इसके बाद 10 एग्जॉस्ट फैन भी चलाएं, ये मुमकिन नहीं है। हमने जो प्लानिंग की, पता किस तरह होता है, पॉलिटिकल होती है। सर सच्ची बताऊँ, प्रोजेक्ट आपके पास आते हैं कि जी इतने गाँव को बिजली देते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो कंडक्टर वही तारें होती कहते हैं बढ़ा दो। अच्छा, आप कमिंग टू दिस पॉइंट, देखिए 5 से 7% जो टेक्निकल लॉसेज होते हैं, जो टेक्निकल लॉसेज परमिसिबल होते हैं, वो टैरिफ में इनबिल्ट होते हैं। मैं ये बात भी ठीक कह रहा हूँ, वो मिनिमम ISO का ठीक है, वो इवन ये हम जो 5 कुछ इसमें इनबिल्ट होते हैं। परमिसिबल देखिए, असूलन जो है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, वो बेसिकली 5 to 6%। वो आपको लॉ ऑलरेडी बिल्ट इन को रखे हुए हैं, जो सबसे कम है 12%। आप अगर अच्छा, अब आ जाइए इससे ऊपर जो मैं 590 अरब का फिगर दे रहा हूँ, वो इससे ओवर एंड अबव है, एक चीज़। अब दूसरी बात उन्होंने कही कि तमाम हुकूमतें जो हैं वो इम्पोर्टेड बंदे ले आती हैं और उसके बाद वो कर देते हैं यहाँ पे वो आके पॉलिसी में। इस चीज़ के खिलाफ हमें अपने लोगों की कदर करनी चाहिए। फैसलाबाद का अगर कंज्यूमर अपना बिल दे रहा है और उसके ऊपर वो डेट सर्विसिंग सरचार्ज दे रहा है 3 रुपये 23 पैसे, क्यों? क्योंकि जो पेशावर और कोयटा, सक्खर और हैदराबाद का कंज्यूमर जो बिल नहीं दे रहा, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट बन गया, उस सर्कुलर डेट को रिटायर करने के लिए, सर ये एक हकीकत है, उस सर्कुलर डेट को रिटायर करने के लिए हुकूमत ने कर्जा लिया बैंकों से, और उस बैंक के ऊपर जो सूद दे रहा है वो फैसलाबाद का, लाहौर का कंज्यूमर दे रहा है। हमारी कौम भी चोर है, बिजली चोरी करती है, दैट्स अ फैक्ट। FIR हुई हुई है। ये बात नहीं सुना, बिल्कुल गलत। देखिए जी, जो मुझे एनर्जी एक्सपर्ट्स ने बताया, अरशद साहब प्लीज बता दीजिए सर, बदलो एनर्जी। लाहौर में, बलूचिस्तान में जितनी बिजली जाती है उसके हिसाब से देखें, लाहौर में चोरी ज्यादा है पूरे बलूचिस्तान। सर चोरी तो एक पहलू है, उस पर मैं बात की है। मैं इस इशू को एक थोड़ा सा समाप्त करना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स हमारा इशू जो आप कह रहे हैं, बात आप भी गलत मुल्क तोड़ना है तो आप बात कर रहे हैं बलूचिस्तान और KPK। आम आदमी को एक ये आर्गूमेंट भी है कि जनाब आपने बिजली इतनी महंगी कर दी है कि बजाय कैपेसिटी चार्जेस देने के सेठों को आप अगर सस्ती कर दें, तो जब बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी की जाती हैं, आप इकोनॉमिस्ट ही हमें समझाते हैं, तो फिर चोरियाँ ज़्यादा होती हैं।
हमारा मसला है वो बड़े चोर, बड़े कार्टेल्स जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर बरात, अभी ये हाल ही में स्टेट बैंक साहब के एक्स गवर्नर साहब का वो आया कि जी 2,500 अरब की 2.5 ट्रिलियन के करीब अभी भी मरात जारी है। ये बैंकों का आप जिक्र कर रहे थे, ये बड़े बड़े जो सेक्टर्स हैं, इनके जो बड़े चोर तो हैं, ये जो दुबई लीग से निकला है, ये एमी निकला ही है, तो वो बड़े चोरों की मैं कह रहा हूँ, ज्यादा बात नहीं है, छोटे सर चोरों एक को। मेरी क्लैरिफिकेशन जी। इन्होंने सवाल बड़ा ज़बरदस्त किया कि कैपेसिटी पेमेंट कैसे कम करें। सबसे बड़ा हमारा चैलेंज ये है कि बिजली की कीमत कम हो। जी। नदीम साहब ने एक बात सही कही है कि ये जो मीडिया के लोग हैं ना, ये बात को ज़रा आगे नहीं बढ़ाते। अभी रिसेंट एक स्टडी लॉन्च की है कि जिन पावर प्लांट को रिटायर्ड होना चाहिए था वो अभी रिटायर्ड नहीं हुए, रिन्यू करना नाम पैसे ले रहे नेपरा ने उनको जनरेशन लाइसेंस 10 साल एक्सटेंड कर दिए। आज मैं आप सबको कहूँगा कि आपने ये बात उठानी है। अगर आप उठा नहीं सकते तो फिर मुझे ज़रा मेरी कोई वाकफियत करा दें फैसल वाडा से या ओन चौधरी से। दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल। आई थिंक वो सही बंदे हैं, आप लोगों से बात करने को फ़ायदा नहीं। सही है, ठीक है। चले हम मुझे दाना साहब ये बताइए, दाना साहब ये बताएंगे, जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री कहती है कि जी हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना हाई है कि हम कम्पीट ही नहीं कर पा रहे, और उसकी बुनियादी वजह एनर्जी कॉस्ट है। फिर जब हम किसान से बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम महंगी गंदम इसलिए उगा रहे हैं, यूक्रेन से मंगवाई हुई सस्ती पड़ी है क्योंकि हमारी जो है वो बिजली बहुत महंगी है, हमारी खाद महंगी है, बाकी चीज़ें। तो जो इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट्स पर हम बहुत रिलाई करते हैं, रेमिटेंसेज हैं, ज़ाहिर है डॉलर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, लेकिन आपके ख्याल में ये मसला कैसे हल हो सकता है इंडस्ट्री का कि वो मार्केट को, इंटरनेशनल मार्केट को, अपने हमसाया ममालिक को कम्पीट ही नहीं कर पा रहे? बिल्कुल, इसके लिए मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को दरअसल आखिरकार एक इकनॉमिक ट्रांजिशन प्लान इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अफ़गान जंग की वजह से, ये जो मुशर्रफ दौर में हुई थी, पाकिस्तान में डॉलरों की बारिश हुई थी, और उस वक्त इशरत हुसैन और शौकत अज़ीज़ साहब ने अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए उन डॉलरों को पाकिस्तान की इकॉनमी में जाने दिया, जबकि दूसरे सेंट्रल बैंक्स जब अनोमलस इनफ्लोज होते हैं तो वो एक प्रोसेस करते हैं, उसको स्टेरलाइजेशन करते हैं। उसकी वजह से, वो फ्लो आने की वजह से जो डॉलर था वो 100 रुपीज़ से 64 रुपीज़ पे आ गया, और जो इंटरेस्ट रेट थी वो मतलब कोलैप्स ही कर गई 2-3% पे, और वो भी जब इन्फ्लेशन हमारी 20% यानी नेगेटिव रियल इन्फ्लेशन के ऊपर जो है ना, तो ये पैसे फिर इन्होंने बांटे बैंकों के ज़रिए। तो नतीजतन क्या हुआ कि पाकिस्तान शिफ्टेड फ्राम एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी कंट्री टू एन इम्पोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी कंट्री। और उस वक्त जो हमारा, अगर आप फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देखें उस वक्त की एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इट वेंट थ्रू द रूफ। यानी उस वक्त बहुत ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी लगे थे उन्हीं पैसों से, और वो ज़्यादा इंपोर्टेड मटेरियल के ऊपर लगे। इसलिए आपने एक डॉलर बनाने वाली मशीन बना दी, डॉलर खाने वाली मशीन बना दी। तो जब 2008 में ये कोलैप्स हुई, उस वक्त हम IMF के पास दोबारा चले गए, और शौकत तरीन साहब ने पाकिस्तान को डेट का दरवाज़ा दिखा दिया। तो डेट फिर पीपल्स पार्टी ने दबा के ली, फिर नून लीग ने दबा के हद ली, और इमरान खान ने हद ही कर दी। अब डेट हमें मिलना नहीं है। इन 20 सालों में आपने जो इकॉनमी बनाई है वो डॉलर खाने वाली मशीन बना दी है। अब जैसी आपकी ग्रोथ होती है, डॉलर की मांग पड़ती है, डॉलर आपके पास है नहीं तो कोलैप्स होकर आप दोबारा IMF, तो ये एक विशेष साइकिल बन गया। और इसमें अंदर एक बहुत ही खौफनाक चीज़ है जो उस वक्त इशरत हुसैन साहब ने अप्रूव की थी, उसका नाम है कंज्यूमर फाइनेंस। तो कंज्यूमर फाइनेंस के ज़रिए जो हमारा कोई इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है भी सही, वो सारा हम कंजम्पशन लगा रहे हैं किसके ऊपर? जो इंपोर्टेड गुड्स हैं, ये CKD किट हो गए, AC हो गए, ये माइक्रोवेव हो गए, इस तरह की चीज़ें, मतलब कंज्यूमेबल ड्यूरेबल ज़्यादातर जो हैं वो इंपोर्ट, वो सारा पैसा बाहर चले जाता है, और उनको हम किस पे फाइनेंस दे रहे हैं? नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट पे, यानी मुफ्त पैसा दे रहे हैं, आप समझ लें उनको। तो ये चीज़ें जब तक आप शिफ्ट नहीं करेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजिशन नहीं करेंगे फ्राम एन import oriented country which we become to an export oriented country, उसके लिए आपको तमाम आपकी फाइनेंशियल, आपकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी या कॉमर्स पॉलिसी, ये सब दोबारा ट्यून करनी पड़ेगी कि हम वापस उस तरफ जाएं। क्योंकि इन्होंने जो दरवाजे खोल दिए हैं, ये ऑटो पॉलिसी और ये सारी चीज़ें हैं, इससे हम कभी पूरा कर ही नहीं सकते डॉलर्स। तो होता क्या है, फिर डॉलर चले जाएगा 500 पे, उसमें जो आप पेट्रोल ईंधन गरीब आदमी खरीद रहे हैं, जो भी उनके लिए जीना हराम हो जाएगा, दवाइयाँ महंगी हो जाएगी, हर चीज़ वो आप करना नहीं चाहते, तो आप रोक के रखते हैं, तो आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं ग्रो करती। तो इधर हम फंसे हुए हैं। तो पाकिस्तान नीड्स अ स्ट्रक्चर्ड, देखें कॉर्पोरेट सेक्टर जो है हमारा दुश्मन नहीं है। जो कॉर्पोरेट कैपेसिटीज़ हमने पैदा की हैं पाकिस्तान में, कॉर्पोरेट कैपेसिटी को हम कहते हैं जो आपकी फाइनेंस की एबिलिटी, आपकी मार्केटिंग की एबिलिटी, आपकी सेल्स की, प्रोडक्शन की, इसमें सारे मैनेजर की टीमें होती हैं, बड़ा कुछ होता है, वो हमने डेवलप किया बड़े एक्सपेंसिवली।
तो ये अब टाइम नहीं है कि उसको हम डिलैपिडेट कर दें, होंडा मोटर कंपनी के सारा स्टाफ फायर कर दें। इनको ट्रांजिशन करना है कि इस कैपेसिटी को वो उन चीज़ों के ऊपर लगाएं जो कि पाकिस्तान के लिए मुस्तफ़ीद है। हमारा बैंकिंग सिस्टम उनके ऊपर समाया लगाए, ना कि सिर्फ गाड़ियों की लीसिंग करता रहे और वो सारे पैसे 89% जो है वो मुल्क के बाहर चले जाए। वो पैसे यहाँ पर उन चीज़ों पे लगाएं जो कि हमारा प्रोडक्टिव फंक्शन जो है उसको तब्दील कर सकें टुवर्ड्स एक्सपोर्ट्स। तो ये सारी फाइन ट्यूनिंग होनी है दोबारा, क्योंकि अफगानिस्तान की जंग तो दोबारा लगने की कुव्वत नहीं है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जनाब भेज दें जी वफद सऊदी अरेबिया, कहीं से डॉलर ले आएँ। सुपर लीड लगी हुई थी मियां मंशा की अखबारों में, मुझे याद है, बेग बोरो और स्टील बट ब्रिंग डॉलर्स। क्यों? क्योंकि उनकी सारी पल रही है डॉलर पे, तो डॉलर नहीं होंगे तो डॉलर कहाँ से आ रहे हैं? ये जो रेमिटेंस वाले हैं बेचारे, जो अपने खून पसीने से कहाँ से छुप छप के वीज़े पैसे दे के लगवा के बाहर मेहनत करते हैं, इनको जब आपको चाहिए कि हीरोज़ वेलकम मिले, ये जो क्रिकेट टीम जाती है, हम पहुँच जाते हैं ना ढोल लेके, फूल लेके एयरपोर्ट के ऊपर, तो इनके लिए भी ये होना चाहिए, क्योंकि ये असल में ये मईशत चला रहे हैं। सही है, बिल्कुल। बजट डिबेट जारी है नाज़रीन, एक ब्रेक ले रहे हैं, आप हेडलाइंस सुनिए, हेडलाइंस के बाद वापस आते हैं, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिए।